हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी एडुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएमवी क्लासेस में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज हमें इस चैप्टर से फाइनली मुक्ति मिलने वाली है, लेकिन बहुत अच्छे एंड पर ख़त्म करेंगे। यानी कि मुझे पता है कि स्टार्टिंग से जितनी डिटेल में मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है वो किसी और ने नहीं पढ़ाया होगा इतनी डिटेल में, और आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर को बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं, और जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो आपके लिए एक सरप्राइज है। मतलब आपको सस्पेंस में रहना है कि हम नेक्स्ट लेक्चर कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक है, क्या डिस्कस करने वाले हैं, फैक्टर अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन की। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सीड को जर्मिनेट होने के लिए क्या करते हैं, रोकते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं। यानी कि उन फैक्टर्स की कमी होने पर या फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि सीड जर्मिनेशन हमारा रुक जाएगा। तो इसको ऑल ओवर हम बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन। सो स्टूडेंट्स, क्या क्या है ऐसे फैक्टर्स जो सीड जर्मिनेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स affecting seed germination। तो देखिए वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड फूड, ये 4 फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। अब कैसे अफेक्ट करते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की। तो वाटर या फिर आप इसको बोल सकते हो मॉइस्चर। क्या बोल सकते हो, मॉइस्चर। अब क्या करना है, सीड को जर्मिनेट करना है। तो आपको पता है कि सीड के आउटर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, सीड के बाहर की तरफ सीड कोट प्रेजेंट होता है। सीड कोट क्या करता है कि सीड के अंदर जो एक यंग एम्ब्रियो होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ये सीड कोट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो सीड कोट को सॉफ्ट करवाने के लिए, सीड कोट को क्या करवाने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जब वाटर प्रेजेंट होता है तो सीड कोट क्या होता है कि सीड कोट वाटर की प्रेजेंस में सॉफ्ट हो जाता है, और जब सीड कोट सॉफ्ट होगा तभी क्या होगा कि सीड के अंदर से प्रेजेंट जो एम्ब्रियो है वो सीड कोट को रप्चर करके बाहर निकल पाएगा, और किसमें, प्लूम्यूल और रेडिकल में, रेडिकल का फॉर्म करेगा, यानी कि सीडलिंग करने का काम करेगा। तो सीड कोट को क्या करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वाटर की कमी होगी, वाटर प्रॉपर नहीं मिल रहा है, सीड कोट सॉफ्ट नहीं होगा, तो क्या होगा कि सीड कोट को रप्चर करके हमारा सीडलिंग बाहर नहीं आएगा, मतलब सीडलिंग नहीं हो पाएगा, सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको क्या करते हैं कि जो वाटर की प्रेजेंस में ही क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, सीड को जर्मिनेशन करवाने के लिए काम करते हैं। आपको पता है सीड का जर्मिनेशन होगा। अब सीड का जर्मिनेशन होगा तो उसमें क्या होगा कि भाई सीडलिंग बनाना है, उसको रेडिकल बनाना है, प्लूम्यूल बनाना है। तो सीड जर्मिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए, सीडलिंग करवाने के लिए कि भाई पहले सेल डिवीजन होगा तभी तो उसमें प्लूम्यूल और रेडिकल का फॉर्म होगा, सीडलिंग का फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी। भाई सेल डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए। तो आपको पता है कि क्या होते हैं कि बहुत सारे रेस्पिरेशंस होते हैं, यानी कि फूड प्रेजेंट होता है हमारे सीड के अंदर। आपको पता है कि जो मोनोकोट्स का सीड है, मोनोकोट के सीड में एज अ न्यूट्रिशन क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। डाइकोट के सीड में एज अ न्यूट्रिशन कोटिलीडोन प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, न्यूट्रिशन जो है वो फूड ही तो है सीड का। तो यही फूड क्या करेगा, उसको एज अ न्यूट्रिशन यूज किया जाएगा, एंडोस्पर्म को या फिर कोटिलीडोन्स को। डिपेंड करता है कि सीड हमारा मोनोकोट है या फिर डाइकोट है। अब ये जो न्यूट्रिशन है, यानी कि जो ग्लूकोज प्रेजेंट है सीड के अंदर, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, हम ब्रेक डाउन करवाएंगे। और आपको पता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का टूटना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा कि ग्लाइकोलाइसिस चलेगा प्लांट के अंदर।
क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, क्रेब साइकिल चलेगा, तब जाके कंप्लीट ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पर क्या होगी, एटीपी सिंथेसिस होगी। और जब एटीपी सिंथेसिस होगी तो हमें सेल डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एटीपी सिंथेसिस होने के बाद में ही हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिल पाएगी। तो क्रेब साइकिल में, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि वाटर की प्रेजेंस में वो एक्टिवेट होते हैं। तो वाटर इस तरह से क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करता है। क्या क्या होता है कि एक तो सबसे बाहर आपने काबुली चना, जो सफेद वाला चना होता है जिसका छोला बनता है, छोले भटूरे वाला, तो वो आपने देखा होगा, उसका सीड कोड क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो इस वजह से हम उसको क्या करते हैं कि उसके सीड कोट को सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि सीड कोट में क्या होता है, काफ़ी सारे पैक्टिनेट सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए रात भर उसको हम पानी में भिगोते हैं। तो ये वाटर सीड में कहाँ से एंटर करेगा कि एक तो कर सकता है ये एंटर माइक्रोपाइल एंड से, यानी कि पाइलर एंड से, या फिर मैं बोलूँ माइक्रोपाइल से ये क्या कर सकता है, वाटर एंटर कर सकता है सीड के अंदर। और दूसरा कहाँ से, सीड कोट वाले स्पेस से, सीड कोट वाली जगह, क्योंकि सीड कोट में क्या प्रेजेंट है, पैक्टिनेट्स सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो वहां से ये वाटर एंटर करता है। और वाटर का क्या रोल है सीड जर्मिनेशन में कि ये सीड कोट को सॉफ्ट करवाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा सीडलिंग होगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्यों रिक्वायरमेंट है सीड जर्मिनेशन में, क्योंकि ऑक्सीजन होगी तभी तो क्या होगा कि सीड में अंदर जो प्रेजेंट है, मोनोकोट के सीड में क्या प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, डाइकोट के सीड में कोटिलिडोन प्रेजेंट है, फूड प्रेजेंट है, वहां पे न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। और उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा, तभी तो वहां पे ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, क्रेब साइकिल चलेगा। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो प्रॉपर क्या होगा, ग्लूकोज का अच्छे से ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो जब एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो सीड क्या करेगा, वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, और डिवाइड नहीं होगा तो हमारे सीडलिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखा जाए तो वाटर और ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ये क्या करते हैं, दोनों साथ साथ जरूरी है। यानी कि वाटर ऐसा नहीं हो सकता कि वाटर दे दो ऑक्सीजन नहीं हो तो काम चल जाएगा, ना ना, वाटर भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। और देखा जाए तो ये दोनों मिलजुल कर आपस में काम करते हैं, इन दोनों के फंक्शन एक दूसरे से लिंक है। थर्ड हम बात करते हैं टेम्परेचर की। किसकी बात करते हैं, टेम्परेचर की। एक होता है ना कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की हम बात करें जो क्या है, सभी प्लांट्स के लिए ऑलमोस्ट इक्वल होता है। और जिस टेम्परेचर में कोई भी प्लांट क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, सीड जर्मिनेट करता है, तो ये टेम्परेचर होता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें क्या होता है, सीड का जर्मिनेशन होता है। इससे कम टेम्परेचर अगर सीड को दिया जाएगा, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस अगर सीड का टेम्परेचर हुआ, तो क्या होगा, वहां पर सीड को जर्मिनेट करने वाले जो एंजाइम्स होंगे वो इनएक्टिव हो जाएंगे। या फिर मैं बोलूँ कि मैं 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर अगर प्लांट्स को प्रोवाइड कर दूं, सीड को प्रोवाइड कर दूं, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि सीड मर जाएगा। क्या हो जाएगा, सीड मर जाएगा हाई टेम्परेचर में। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो सीड जर्मिनेशन के लिए चाहिए वो कितना होता है, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। लास्ट सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन सा है, हमारा फूड है। फूड अभी हमने बात करी, फूड चाहिए भाई, न्यूट्रिशन चाहिए, तभी तो वहां पे क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। इस फूड को ही तो हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ेंगे। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस फूड को तोड़ा जाएगा तभी क्या करेगा, ये फूड जो है वो एटीपी सिंथेसिस करने का काम करेगा। और जब एटीपी का सिंथेसिस होगा तब जाके क्या होगा, सेल डिवीजन होगा और हमारे सीडलिंग का फॉर्मेशन होगा, यानी कि प्लूमिल और रेडिकल के बनने का काम होगा। तो इस तरह से ये चारों के चारों फैक्टर्स, वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड फूड, क्या करते हैं, सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। ये चारों के चारों फैक्टर्स क्या हैं, अफेक्ट करते हैं सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर में, तो आपको ये टर्मिनोलॉजी शांति से पहले देखनी है, समझनी है, उसके बाद में हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे।
देखिए आपकी बुक में क्या दी हुई है, 3 टर्म्स दी हुई है, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पिक और पॉलीएम्ब्रियोनी। ये पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी, ये दोनों टर्म्स क्या करती हैं, बच्चों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस इज अ प्रोसेस जहां क्या होता है, एक अनफर्टिलाइज्ड एग से किसका फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। पार्थिनोजेनेसिस इज अ प्रोसेस वेयर unfertilized egg formed embryo is called parthenogenesis। unfertilized egg से क्या हुआ है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। आपको पता है कि एग सेल क्या करेगी, एग सेल का मेल गैमेट के साथ में फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड सेल बनती है, और जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, वो भी डिप्लॉइड होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा प्रोसेस चल रहा है, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा, बिना फर्टिलाइजेशन के एग किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है। डायरेक्ट एग से क्या हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, पार्थेनोकार्पी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉटनी में जहाँ स्पर्मा टर्म आ जाए, स्पर्म आ जाए समझ में, तो वहां पे एंडोस्पर्म या फिर इस तरह के टर्म, तो स्पर्म लास्ट में जुड़ जाए तो वो समझ रहा हो कि वो किससे रिलेटेड टर्म है, सीड से रिलेटेड टर्म है। तो जहां पर कार्प टर्म आ जाए, क्या आ जाए बच्चा, कार्प टर्म आ जाए या कार्पी टर्म आ जाए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कार्प का मतलब क्या है, फ्रूट से रिलेटेड टर्म है। किससे रिलेटेड है ये, फ्रूट से रिलेटेड है। कार्प किससे रिलेटेड है, फ्रूट से रिलेटेड है। तो आपको पता है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फाइनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, सीड और फ्रूट होते हैं। सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल हमारा सीड में बदल जाता है, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी किसका फॉर्म करती है, फ्रूट का फॉर्म करती है। हम बात करते हैं पार्थेनोकार्पी, किसके बारे में, पार्थेनोकार्पी के बारे में। तो पार्थेनोकार्पी में क्या हो रहा है, ये आपको पता है, ओवेरी कहाँ होती है, ये सबसे नीचे की तरफ एक बल्ब नुमा जो शेप होता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ओवेरी बोल रहे हैं। इस ओवेरी के अंदर क्या लगे हुए हैं, हमारे ओव्यूल लगे हुए हैं। ये क्या है, मल्टी कार्पलरी ओव्यूल है, सॉरी मल्टी कार्पलरी है। गाइनोशियम कैसा है, मल्टी कार्पलरी है। क्यों, क्योंकि देखो ओव्यूल में बहुत, ओवेरी में बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारी ओवेरी, और इस ओवेरी के अंदर क्या है, प्रेजेंट ओव्यूल प्रेजेंट है, क्योंकि ओवेरी की ओवेरियन वॉल पर प्लेसेंटा के थ्रू ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। यही तो पढ़ के आए, चैप्टर खत्म हो गया अब तक, ये तो पता होना चाहिए आपको। देखिए पार्थेनोकार्पी क्या होता है कि पार्थेनोकार्पी में कार्प जहां पे भी आ जाएगा, यानी कि फ्रूट का मतलब, फ्रूट कैसे बनता है कि ओवेरी किस में कन्वर्ट होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट होती है। लेकिन यहाँ पर पार्थेनोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे अनफर्टिलाइज्ड ओवेरी फ्रूट का फॉर्मेशन कर रही है, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवेरी किसका फॉर्म कर लेगी, फ्रूट का। आपको पता है ये वाली जो पार्ट है, ये वाला जो पूरा कंप्लीट पार्ट है, ये नीचे वाला, ये क्या करता है हमारा, ये कंप्लीट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओवेरी होती है ये फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। लेकिन यहाँ पर ये ओवेरी क्या कर रही है, बिना फर्टिलाइजेशन फ्रूट बना रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी का प्रोसेस बोलते हैं। और जब आपको पता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बिना ओवेरी फ्रूट बना रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है तो क्या होगा कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि ओवेरी भी तो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना रही है। जब ओवेरी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना रही है, तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो फ्रूट बनेंगे वो कैसे होंगे, सीडलेस फ्रूट होंगे। क्या होंगे बच्चों, हमारे सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, किसके अंदर, पार्थेनोकार्पी के अंदर। तो
क्या होता है, पार्थेनोकार्पी के प्रोसेस को वहां पर यूज किया जाता है जहां पर कुछ ऐसे फ्रूट है जिनके अंदर बहुत सारे सीड्स हैं, ठीक है, और हमें खाने में दिक्कत हो रही है, हम अपना फायदा देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्लांट्स का इसमें कोई फायदा है, प्लांट का कोई फायदा नहीं है, बेचारे को के अंदर सीड नहीं बनेंगे तो वो नेक्स्ट जनरेशन कैसे लेके आएगा। तो प्लांट का कोई प्रॉफिट नहीं है किसके अंदर, कि हमारे पार्थेनोकार्पी के प्रोसेस में, जो हम पार्थेनोकार्पी का प्रोसेस करवाना चाहते हैं उसमें फायदा किसका है, हमारा है। जैसे कि हमें खाना है वाटरमेलन, क्या खाना है, वाटरमेलन। अब वाटरमेलन में आपको पता है इतने सारे सीड्स होते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि पूरा का पूरा वाटरमेलन का वो जूसी सा पार्ट मिल जाए, उसको फटाफट से खाएं और हमारा काम चल जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, पार्थेनोकार्पी करवा रहे हैं वहां पे। अब पार्थेनोकार्पी होती कैसे, देखो पार्थेनोकार्पी में क्या होगा कि जब ओवेरी के अंदर पार्थेनोकार्पी होने का रीजन क्या है, जब ओवेरी के अंदर क्या हो जाएगा कि एंजाइम्स का जो क्वांटिटी है, एंजाइम्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी। ओवेरी के अंदर क्या होगा कि एंजाइम का बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा एंजाइम ओवेरी के अंदर जब प्रेजेंट हो जाएंगे तब ये ओवेरी बिना फर्टिलाइजेशन के क्या करेगी, फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। ये तो हो गया नेचुरल तरीका। मेरे को आर्टिफिशियल तरीके से सीडलेस फ्रूट बनाने, क्या करना है, आर्टिफिशियल तरीके से सीडलेस फ्रूट बनाने, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये जो ओवेरी है, किसी भी फ्रूट की जो ओवेरी हमें बनानी है, तो ये जो ओवेरी है, मान लो ये ओवेरी किसकी है, वाटरमेलन की, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, यहाँ पे ऑक्सिन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ के आए हम लोग 11th, पूरी बॉटनी कंप्लीट हो चुकी है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है, यानी कि प्लांट हार्मोन जो ऑक्सिन है, जो क्या करवाता है, जनरली शूट की टिप पर सेल डिवीजन करवाने का काम करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इस ओवेरी के ऊपर मैं ऑक्सिन का स्प्रे कर दूंगी, क्या कर दूंगी, ऑक्सिन का स्प्रे कर दूंगी। तो ऑक्सिन का हार्मोन बढ़ गया यहाँ पे, तो ऑक्सिन की वजह से क्या होगा, ये ओवेरी बिना फर्टिलाइजेशन फ्रूट के अंदर चेंज हो जाएगी। लेकिन मान लो ऐसा हुआ कि ऑक्सिन का स्प्रे करने के बाद में भी ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हुई बिना फर्टिलाइजेशन, तो मैं क्या करूंगी, ऑक्सिन के बाद में यहाँ पे जिब्रेलिन का भी स्प्रे कर दूंगी। और जिब्रेलिन का जब मैं स्प्रे कर दूंगी तो ये ओवेरी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना लेगी। और जब ये फ्रूट बना लेगी बिना फर्टिलाइजेशन के, तो यहाँ पर हमें जो फ्रूट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सीडलेस फ्रूट मिलेगा। अब सीडलेस फ्रूट हमें जिन पौधों में, यानी कि जिन प्लांट्स में, जिन फ्रूट्स में हमें सीडलेस फ्रूट बनाने की नीड है, उसी में ये पार्थेनोकार्पी क्या है, हमारे लिए फायदे का सौदा है, अदरवाइज नुकसान है। इमेजिन करो वाटरमेलन है, वाटरमेलन में सीड्स हटा दिए गए पूरे, तो वाटरमेलन फटाफट से खा लिया हमने। पपाया है, मस्क मेलन है, इसमें से क्या किया हमने, पूरी तरह से सीड्स हटा दी, तो फटाफट से गवावा जो मार्केट में आता है उसमें बहुत सारे बीज होते हैं मार्केट वाले में, तो हमें क्या करना है कि पार्थेनोकार्पी करवा के वहां से हमने सीड्स हटा दी, फटाफट से खा लिया हमने अपना फ्रूट। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप ये पार्थेनोकार्पी ऑक्सिन और जिब्रेलिन का स्प्रे करवा के क्या है, सीडलेस फ्रूट बना दो, तो सीडलेस फ्रूट जैसे मूंगफली तुमने पार्थेनोकार्पी करवा दी, या मटर की फली में तुमने पार्थेनोकार्पी करवा दी, तो वहां पे अंदर सीड ही नहीं बनेंगे। और जब सीड नहीं बनेंगे तो कोई मतलब है क्या मटर की फली का या फिर मूंगफली का, नहीं है मतलब। क्यों, क्योंकि उसमें जो अंदर सीड है वही सीड हम लोग खाते हैं, तो सीड ही नहीं है तो ना तो मूंगफली का कोई मतलब रहेगा, नहीं हमारी पी का कोई मतलब रहेगा। तो वहां पे क्या करना है कि हमें बुद्धि लगानी है कि हम पार्थेनोकार्पी, जहाँ पे सीड्स ज्यादा है, हमें सीडलेस फ्रूट चाहिए, वहां पर पार्थेनोकार्पी करवाई जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज मत करवाओ। क्योंकि जिन फलियों के अंदर सीड, मतलब फल क्या है, उसका सीड ही है, तो वहां पर नहीं करवानी पार्थेनोकार्पी। अब देखिए बनाना जो है, बनाना के अंदर क्या होता है, कोई भी सीड नहीं होता, तो वो नेचुरल पार्थेनोकार्पी है। देखा जाए तो ग्रेप्स जो है, ग्रेप्स के अंदर भी मार्केट में दो तरह के ग्रेप्स आते हैं। एक ग्रेप्स आता है जिसमें, जो अभी जनरली आ रहा है, उसमें क्या होता है, सीड्स नहीं होते, सीडलेस होते हैं ग्रेप्स। एक और ग्रेप्स आते हैं जिससे क्या बनता है, हमारा मुनक्का बनता है। तो मुनक्का के अंदर आप देखना कि वहां पर सीड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ग्रेप्स भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। तो एक ग्रेप्स ऐसा है जिसमें पार्थेनोकार्पी हो गई, लेकिन बाकी में हमने नहीं करवाई है। अब समझते हैं पोली एम्ब्रियो। आपको पता है पोली का मतलब क्या हुआ, पोली का मतलब क्या होता है बच्चों, पोली का मतलब हो गया मेनी, और एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो, यानी कि जहां पर, और एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा सीड में प्रेजेंट होता है। तो देखिए इधर,
सबसे पहले तो पॉली एम्ब्रियो का मतलब, पॉली का मतलब क्या है, मेनी, क्या है, मेनी एम्ब्रियो का जहाँ पे फॉर्मेशन होगा तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। अब एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट होता है, कि एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है सीड के अंदर। जनरली क्या होता है, एक सीड में एक ही एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। क्या होता है, जनरली एक सीड के अंदर एक ही एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, लेकिन जब एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम पॉली एम्ब्रियो बोलते हैं। पॉली एम्ब्रियो के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहॉक। उन्होंने पॉली एम्ब्रियो को ऑब्जर्व किया था, किसके अंदर, सिट्रस फ्रूट के अंदर। किसके अंदर, सिट्रस फ्रूट के अंदर। और मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था सिट्रस फ्रूट का मतलब है लेमन और हमारा ऑरेंज, इन दोनों को काउंट करके हम सिट्रस फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, तो ल्यूवेनहॉक ने सिट्रस फ्रूट में पॉली एम्ब्रियो को क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। तो क्या होता है कि जैसे सिट्रस फ्रूट वगैरह में क्या होता है कि पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है, सीड के अंदर एक एम्ब्रियो की जगह बहुत सारे एम्ब्रियो जब प्रेजेंट होते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रह जाएगी आपको। अब हमने लास्ट टाइम पॉली एम्ब्रियो करके भी दिखाया था ना पॉली एम्ब्रियो, तो वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा था, सिट्रस और मैंगो का एग्जाम्पल पॉली एम्ब्रियो में याद रखना है। वहाँ पे कैसे बनाया था हमने पॉली एम्ब्रियो, कि सेल्स ऑफ न्यूसेलस या फिर इंटेग्यूमेंट्स की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या हो रहा है कि मियोसिस होने की जगह माइटोसिस हो जाएगा, और वहाँ पर क्या हो जाएगा कि न्यूसेलस की सेल्स में या फिर आउटर इंटेग्यूमेंट की वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक जो फंक्शनल एम्ब्रियो है उसके अलावा, फंक्शनल एम्ब्रियो तो हमारा एम्ब्रियो से के अंदर बनेगा, एग सेल से ही बनेगा, वो तो एक सेल के फर्टिलाइजेशन से, लेकिन सेल्स ऑफ न्यूसेलस या फिर आउटर इंटेग्यूमेंट की सेल्स या इनर इंटेग्यूमेंट्स की सेल्स में क्या होगा कि वहाँ पर मियोसिस की जगह माइटोसिस हो जाएगा, तो पॉली एम्ब्रियो बन जाएंगे। एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे, यानी कि फंक्शनल एम्ब्रियो के अलावा भी वहाँ पर एम्ब्रियो प्रेजेंट होंगे, यानी कि एक सीड में जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं बेटा, पॉली एम्ब्रियो बोलते हैं। यहाँ पे देखो मैनी एम्ब्रियो प्रेजेंट है एक सीड के अंदर। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस, व्हाट इज पार्थेनोकार्पी। कार्पी का मतलब है फ्रूट से और पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है एम्ब्रियो से। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। क्या देखने वाले हैं हम, पोलन जर्मिनेशन, सीड वाइबिलिटी एंड डोरमेंसी के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। पोलन जर्मिनेशन, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन कैसे होता है, आपको पता है कि एंथर से, एंथर फटा, एंथर बर्स्ट हुआ, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन क्या हुए थे, बन गए थे। कहाँ से बने थे, पोलन मदर सेल में मियोसिस से पोलन ग्रेन बन गया। अब वो पोलन ग्रेन उड़ता हुआ ट्रांसफर कहाँ पर हुआ, स्टिग्मा पर, फीमेल पार्ट पिस्टिल या कार्पल की स्टिग्मा पर वो आ गया। स्टिग्मा पर आने के बाद में क्या किया, पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया। तो जब पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलन जर्मिनेशन। यहाँ पर हम पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन कहाँ पर करवा रहे हैं, लेबोरेटरी के अंदर। किसके अंदर, लेबोरेटरी के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लेबोरेटरी के अंदर हम क्या करेंगे, एक लेंगे ग्लास स्लाइड, एक कांच की स्लाइड ली हमने, इसको अच्छे से साफ किया और क्या कर लिया, एक कांच की स्लाइड ले ली। अब ये ग्लास स्लाइड पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, पोलन ग्रेन डालेंगे। यहाँ पर क्या डाले हमने, पोलन ग्रेन लेके आए हम। तो यहाँ पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स थे और हमने क्या किया, पोलन ग्रेन डाले यहाँ पर। पोलन ग्रेन डालने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या किया कि लेबोरेटरी में एक कांच की स्लाइड ली, कांच की स्लाइड को साफ किया और उस कांच की स्लाइड पे हमने क्या रिटेन करवा दिए, पोलन ग्रेन रिटेन करवा दिए। पोलन ग्रेन रख दिए वहाँ पर। ठीक है, पोलन ग्रे का स्प्रे कर दिया। अब हमें क्या करवाना है, पोलन जर्मिनेशन करवाना है, यानी कि पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन करवाना है। तो उसके लिए क्या किया हमने, ऑलमोस्ट
कि हमें आधे घंटे में देखना है, विद इन हाफ आवर हमें क्या देखने को मिलेगा, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। जब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस स्लाइड पर, ग्लास स्लाइड पर, जो कांच की स्लाइड पर पोलन ग्रेन है उनके ऊपर हम क्या कर देंगे कि 10% शुगर के सॉल्यूशन को जब स्प्रे कर देंगे, 10% शुगर सॉल्यूशन को जब स्प्रे कर देंगे, तब क्या होगा, विद इन हाफ आवर में पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हमें देखने को मिलेगा। क्या होगा कि विद इन हाफ आवर में हमें पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। और इस तरह से क्या होता है, पोलन का जर्मिनेशन होता है लेबोरेटरी के अंदर। तो अगर क्वेश्चन किया जाए, क्या क्वेश्चन आएगा कि कौन सा सॉल्यूशन पोलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है, कौन सा सॉल्यूशन है पोलन जर्मिनेशन में, तो आपको ध्यान रखना है अबाउट 10% शुगर सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या आएगा कि जैसे टू स्टडी पोलन जर्मिनेशन which solution is used? टू स्टडी पोलन जर्मिनेशन विच सॉल्यूशन इज यूज। तो क्या जवाब देना है आपको कि अबाउट 10% शुगर का सॉल्यूशन, 10% शुगर का सॉल्यूशन लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि लेबोरेटरी के अंदर पोलन जर्मिनेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। विद इन हाफ आवर में क्या होगा, विद इन हाफ आवर में आप किसी का भी कैप्सेला का सीड पोलन ग्रेन जर्मिनेशन करवा लो, ग्राम का, पी का, तो सबका पोलन जर्मिनेशन विद इन हाफ आवर में क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा, जब इस पे हम 10% शुगर के सॉल्यूशन को क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। अब हम आते हैं सीड वायबिलिटी एंड डोरमेंसी के बारे में। किसके बारे में, सीड वायबिलिटी एंड डोरमेंसी के बारे में। तो इसमें 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एक एग्जाम्पल है हमारा ल्यूपिन प्लांट और एक है हमारा डेट पाम। इनके आपको साइंटिफिक नेम भी याद रखने ही पड़ेंगे। ल्यूपिन प्लांट का साइंटिफिक नेम है ल्यूपिनस, लुपिनस आर्कटिकस, और डेट पाम का फिनिक्स टेक्टाइलीफेला। देखिए क्या हुआ, सीड वायबिलिटी एंड डोरमेंसी क्या होता है। डोरमेंसी को हम हिंदी में बोलते हैं प्रसुप्त अवस्था, कि सीड अभी क्या कर रहा है, जर्मिनेशन नहीं करना चाहता, उसने अपनी अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उनको क्या किया हुआ है, बिल्कुल शून्य किया हुआ है, बहुत मिनिमम किया हुआ है, ताकि क्या हो कि उसके अंदर प्रेजेंट जो एम्ब्रियो है उसको एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए हो, यानी कि सीड कहाँ चला गया है, डोरमेंसी में चला गया है। अब सीड वायबिलिटी क्या होती है, पोलन वायबिलिटी आपको पता है कि पोलन ग्रेन की जीवन क्षमता कि वो कितने मिनट होती है कि उसको पोलन ग्रेन को कुछ भी करके स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना पड़ेगा। अगर वो पोलन वायबिलिटी मान लो जैसे व्हीट और राइस की हमने बात की थी, 30 मिनट के अंदर अंदर स्टिग्मा पर नहीं गया, अपनी स्पीशीज के स्टिग्मा तक नहीं पहुंचा, तो क्या होगी, उसकी वायबिलिटी का लॉस्ट हो जाएगा। तो सीड वायबिलिटी भी क्या है, सीड वायबिलिटी भी उसकी डेफिनेशन देखिए, दैट व्हाट इज सीड वायबिलिटी। तो द पीरियड फॉर विच seed retain the ability of germination is called seed viability। कि सीड के अंदर एक पीरियड, एक समय जब क्या हो कि सीड के अंदर क्या हो, जर्मिनेट करने की पावर हो, उसका एक फिक्स टाइम हो कि मैं इतने टाइम में आराम से, जैसे गेहूं का सीड है कितना है कि हम 1 साल रखेंगे, 2 साल रखेंगे, एक वायबिलिटी होती है, ठीक है। तो सीड ऐसा पीरियड जिसमें क्या हो कि सीड के अंदर जर्मिनेट करने की एबिलिटी होती है, उस कंप्लीट पीरियड को हम क्या बोलते हैं, सीड वायबिलिटी बोलते हैं। और डोरमेंसी क्या बोलते हैं कि जब सीड ने क्या किया, अपनी सारी की सारी किसको, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को बिल्कुल कंट्रोल करके सीड क्या हो गया, रेस्टिंग फेज में चला गया कि अभी मुझे जर्मिनेट नहीं करना, यानी कि वो क्या है, सीड की डोरमेंसी।
अब यहाँ पे हम दो प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं, ल्यूपिन प्लांट। ल्यूपिन प्लांट की जब साइंटिस्ट वगैरह कहाँ पे गए, आर्किड टुंड्रा में गए, तो वहां पर आपको पता है बहुत सारी बर्फ होती है। आर्किड टुंड्रा में क्या होती है, बहुत सारी बर्फ होती है। तो वहां पर बर्फ की नीचे इनको क्या मिला, एक सीड मिला, और वो सीड किसका था, ल्यूपिन प्लांट का। किसका सीड था, ल्यूपिन प्लांट का, और इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूपिनस आर्कटिकस। क्या है, ल्यूपिनस आर्कटिकस। साइंटिस्ट कहाँ गए थे, आर्किड टुंड्रा में गए थे, और वहां पर बर्फ में उनको क्या मिला, ये ल्यूपिन प्लांट मिला, इसका सीड मिला। लेबोरेटरी में लेके आए, रिसर्च हुई काफी सारी कि कितना साल पुराना सीड है, फिर उसको जर्मिनेट करवाया गया। जर्मिनेट करवाया तो उससे प्लांट बना, प्लांट में फ्लावर भी आए, यानी कि वो जर्मिनेट हो गया। अब पता चला कि लेबोरेटरी में जब इस पर रिसर्च की गई, तो लेबोरेटरी में रिसर्च करने के बाद क्या पता चला कि ये जो ल्यूपिन प्लांट था, ये कितना था, 10,000 ईयर ओल्ड था। क्या था, 10,000 ईयर्स ओल्ड था। यानी कि विज्ञान की परिभाषा में, विज्ञान के जीवन में अगर मैं बात करूं वर्ल्ड साइंस में, तो वहां पर ल्यूपिन प्लांट अब तक का सबसे पहला ऐसा प्लांट है जिसका इतना ज्यादा सीड वाइबिलिटी है। 10,000 साल सीड वाइबिलिटी, यानी कि जाने कितने युग निकल गए, जाने कितने दशक निकल गए। और उसके बाद में जब सीड ये मिला आर्किड टुंड्रा में साइंटिस्ट को, और इसको जर्मिनेट करवाया गया, तो ये जर्मिनेट हो गया, इसका जर्मिनेशन हो गया। यानी कि सीड की वाइबिलिटी कितनी थी, इसकी 10,000 साल पुरानी सीड की वाइबिलिटी थी। इतनी लंबी वाइबिलिटी, सीड वाइबिलिटी किसी की नहीं होती है। फिर क्या हुआ कि डेट पाम दूसरा हमारा एग्जाम्पल है। डेट पाम का साइंटिफिक नाम है, क्या नाम है इसका, फिनिक्स डेक्टाइलीफेला। फिनिक्स डेक्टाइलीफेला क्या है, डेट पाम का साइंटिफिक नेम है। तो ये फिनिक्स डेक्टाइलीफेला जो है, ये कहाँ पे मिला साइंटिस्ट को, कि ये मिला डेड सी है। डेड सी में क्या है, किंग ऑफ हेरिड्स का महल था। किंग ऑफ हेरिड्स का महल है डेड सी के पास में। तो वो बहुत, मतलब उस महल की हालत बहुत खराब हो रही थी, जर्जर हो रहा था बिल्कुल उसकी दीवारें। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ये किसी को मार देगा, उससे अच्छा है कि इसको हटवाओ, इसकी दीवारें तोड़ो, इसको हटाओ। वहाँ पे तुड़ाई फुड़ाई हुई, खोदा खादी हुई, दीवारें हटवाई गई, यानी कि उसको तोड़ने का ऑर्डर निकला। तो तोड़ने का ऑर्डर निकला तो वहां पर क्या मिला, डेट पाम का सीड मिला। क्या मिला, डेट पाम का सीड मिला। तो इसको क्या किया गया, फिर लेबोरेटरी के अंदर लाया गया, तो इस पर रिसर्च करके देखा गया कि इसका ये कितने साल पुराना सीड था, 2000 साल, 2000 ईयर्स पुराना सीड था। और जब इस सीड को क्या किया गया, जर्मिनेट करवाया गया, तो सीड जर्मिनेट हो गया, प्लांट बन गया इससे। यानी कि डेट पाम का सीड कितना पुराना था, 2000 ईयर पुराना था, और ल्यूपिन प्लांट का 10,000 ईयर्स पुराना था। 2000 ईयर भी कोई कम नहीं होते हैं कि अब तक सीड क्या है, जिंदा है। तो आप समझ सकते हो कि सीड की वाइबिलिटी अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होती है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, और इनकी खोज किस प्लेस से हुई ये भी आपको याद रखना है, आर्किड टुंड्रा एंड डेड सी के पास में किंग ऑफ हेरिड्स का महल, ये आपको याद रखना, और इनके साइंटिफिक नेम भी याद रखने हैं। तो सीड वाइबिलिटी एंड डोमिनेंसी हम समझ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके दिमाग को बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर देगा, लेकिन उससे पहले हम हमारी थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट और टाइनी सीड। स्मॉलेस्ट और टाइनी सीड, इसको आप माइन्यूट सीड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, माइन्यूट सीड। किसका होता है सबसे स्मॉलेस्ट सीड, कि सबसे स्मॉलेस्ट सीड होता है हमारा किसका, ऑर्चिड प्लांट का। किसका होता है, ऑर्चिड प्लांट का सीड जो होता है वो सबसे छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि हम इसको डस्क प्लांट सीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कि इसको हम डस्ट सीड्स भी बोलते हैं। यानी कि डस्ट के जितने छोटे छोटे, धूल के जितने छोटे छोटे कण होते हैं, उतने छोटे छोटे से क्या होते हैं, इसके सीड्स होते हैं। इसलिए हम ऑर्चिड प्लांट के जो सीड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कि ये स्मॉलेस्ट टाइनी सीड है, माइन्यूट सीड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा कौन कौन से हैं आपके टाइनी सीड्स के एग्जाम्पल, ऑरबेंका, स्ट्रीगा, फिग।
यानी कि फाइकस स्पीशीज। पूछा जाए स्मॉलेस्ट या फिर टाइनी सीड, डस्ट सीड किसके होते हैं? ऑर्चिड्स के होते हैं, इतने छोटे सीड होते हैं, सबसे छोटे सीड होते हैं। लेकिन इसके अलावा टाइनी सीड्स और किस किस के हैं? ऑर्बेंका के हैं, स्ट्रिगा के हैं, फिग जो है फाइकस स्पीशीज में जो मेंबर्स आते हैं, 3 मेंबर्स आते हैं, आपको पता है। एक तो हमारा आता है फाइकस बेंगालेंसिस, जो कि बंगाल वाली हम बात कर रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलते हैं, मतलब बंगाल साइड में। इसके अलावा एक है हमारा फाइकस रिलीजियोसा, जो हमारा पीपल का पेड़ है, रिलीजन से रिलेटेड है, इसलिए इसकी स्पीशीज क्या रखी गई है? रिलीजियोसा। और एक होता है हमारा फाइकस कैरिका, जो अंजीर होती है उसकी। तो इन तीनों के सीड भी क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट सीड होते हैं एंजियोस्पर्म्स में। तो एंजियोस्पर्म्स में क्या पूछा जाए कि एंजियोस्पर्म का स्मॉलेस्ट या टाइनी सीड कौन सा है? तो ऑर्चिड का सीड है कि भैया माइन्यूट सीड होते हैं, डस्ट सीड इसको बोलते हैं। और इसके अलावा ऑर्बेंका, स्ट्रिगा और फाइकस स्पीसीज को जो मेंबर है, इनके सीड्स भी क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि जो पीपल होती है, इसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है इसके सीड को, तो ये कहीं पे भी उग जाती है। आपको इतनी सी जगह पर पत्थरों के बीच में पीपल का पेड़ उगता नजर आएगा। आपको किसी भी आपकी छत के किसी भी कोने में पीपल का पेड़ आपको उगता हुआ नजर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके सीड्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर किया और सीड जर्मिनेट हो जाता है, मतलब इतने छोटे सीड्स हैं इसके। तो ये क्या होते हैं? आपको स्मॉलेस्ट और टाइनी सीड्स के बारे में क्या करना है? याद रखना है। अब हम बात करते हैं विविपेरस जर्मिनेशन के बारे में। किसके बारे में? विविपेरस जर्मिनेशन। देखिए, विविपेरस जर्मिनेशन के बारे में बात करें, और ये किसमें देखने को मिलता है? मैंग्रोव प्लांट्स में। और मैंग्रोव प्लांट्स का एग्जाम्पल है राइजोफोरा। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है राइजोफोरा। अब मैंग्रोव प्लांट्स क्या होते हैं कि मैंग्रोव प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कि ये पाए जाते हैं हमारे मार्शी या स्वैम्पी एरिया में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? मार्शी या स्वैम्पी एरिया में पाए जाते हैं। कहाँ मिलते हैं? मार्शी या स्वैम्पी एरिया में देखने को मिलते हैं। क्या? हमारे राइजोपोरस या राइजोफोरा जो एग्जाम्पल है मैंग्रोव प्लांट्स का। मैंग्रोव प्लांट्स कहाँ पे? मार्शी या स्वैम्पी एरिया में देखने को मिलते हैं। मार्शी और स्वैम्पी एरिया यानी कि समुद्र के किनारे पर देखने को मिलते हैं ये मैंग्रोव प्लांट्स। जहाँ जहाँ समुद्र होगा वहाँ क्या देखने को मिलेंगे? हमें मैंग्रोव प्लांट्स देखने को मिलेंगे। तो मैंग्रोव प्लांट्स
आपको पता है कि समुद्र कहाँ है, जैसे हम बात करें मुंबई में जो समुद्र है उसके पास में आपको मैंग्रोव प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कहाँ पर आपको बंगाल में जो सदाबहार वन है वहां पर आपको मैंग्रोव, सुंदरबन है वहां पर मैंग्रोव प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। अंडमान निकोबार में मैंग्रोव प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वाटर कैसा है वहाँ का, सॉल्टी वाटर है, समुद्र के किनारे पर मिलना, यानी कि सॉल्टी वाटर में, मेराइन वाटर में, सॉल्टी वाटर में ये क्या देखने को मिलेंगे, मैंग्रोव प्लांट्स देखने को मिलेंगे। अब ये क्या होते हैं, मतलब दलदल में देखने को मिलते हैं, क्या दलदल में देखने को मिलेंगे। मुंबई में जो समुद्र है ना उसके आसपास का जो किनारा है वहां पर बहुत सारे मैंग्रोव प्लांट्स हैं, मैंग्रोव प्लांट्स अवेलेबल है वहां पर, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मैंग्रोव प्लांट्स में हमें देखना है विविपेरस जर्मिनेशन, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, इसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि क्या होता है कि मैंग्रोव प्लांट्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मार्शी या स्वैम्पी एरिया में प्रेजेंट होते हैं, समुद्र के किनारे पे प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर प्योर वाटर तो है नहीं, तो मार्शी प्लांट्स मैंग्रोव प्लांट्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर क्या होता है, उस दलदल में उसके इन प्लांट्स के नीचे की तरफ जहाँ पर इनकी जड़ें जाती हैं वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है किसके अंदर, कि जहाँ पे मैंग्रोव प्लांट हमें देखने को मिलते हैं उसकी धरती जो होती है, उसकी जमीन जो होती है, उसकी मिट्टी जो होती है, उसमें क्या मिलता है, हमें ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है। अब ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो प्लांट तो ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा, प्लांट तो मर जाएगा। तो क्या करते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो जनरली तो रूट्स कहाँ पे ग्रोथ करती हैं, जियोट्रॉपिकली, ग्रेविटी की साइड में ग्रोथ करती है, लेकिन यहाँ पर जियोट्रॉपिकली क्यों नहीं कर सकती ग्रोथ, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, जिंदा कैसे रहेंगी, कैसे ग्रोथ करेंगे। तो मैंग्रोव प्लांट्स में क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी रहती है, पानी में, मिट्टी तो रहती नहीं, पानी में जो ऑक्सीजन की कमी रहती है उसकी वजह से क्या करते हैं कि मैंग्रोव प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिकली क्या करती हैं, ग्रोथ करती हैं, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ पानी से बाहर निकल जाएंगी, अंदर जमीन से बाहर निकल के आ जाएंगी ये, और अंदर से बाहर जमीन से बाहर निकल के आती हैं। तो क्यों आती है ये, ताकि ये क्या कर सके कि एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको एक्सेप्ट कर सके। इसलिए इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर रूट्स। क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स रूट, या फिर इसे ही हम बोलते हैं ब्रीदिंग रूट, क्योंकि किसके लिए, ब्रीदिंग के लिए, प्लांट ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है इसलिए इन्होंने क्या किया है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिकली ग्रोथ की है। तो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं कि जब मैंग्रोव प्लांट्स की जड़ें नेगेटिवली जियोट्रॉपिकली ग्रोथ करती है तो इसको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स रूट या फिर ब्रीदिंग रूट्स। इन न्यूमेटोफोर्स की रूट्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं कि इन न्यूमेटोफोर्स रूट्स की जो टिप होती हैं यहाँ पर न्यूमेथोड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूमेथोड्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर मैं बोलूँ ब्रीदिंग पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं कि यहाँ पर ब्रीदिंग पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करती है कि एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन को तो ये क्या करती है, O2 को तो एक्सेप्ट करती है, और यहाँ से क्या करती है, एनवायरनमेंट में CO2 को रिलीज कर देती है, यानी कि ब्रीदिंग करवाने का काम कर रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैंग्रोव प्लांट्स में क्या होता है कि जमीन में जब ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो इनकी रूट्स नेगेटिवली जियोट्रॉपिकली ग्रोथ करती है। इन रूट्स को न्यूमेटोफोर्स रूट या फिर हम बोलते हैं ब्रीदिंग रूट्स, और इनके ऊपर इन ब्रीदिंग रूट्स की टिप पर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूमेथोड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रीदिंग प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये O2 को क्या कर पाती हैं, ले पाती हैं, यानी कि एक्सेप्ट करती है, और एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेती है और एनवायरनमेंट में CO2 को रिलीज कर देती है। अब मैं बताती हूँ विविपेरस जर्मिनेशन। तो विविपेरस जर्मिनेशन क्या होगा कि भैया सीड को जर्मिनेट करना है, क्या करना है, सीड को जर्मिनेट करना है। तो यहाँ पर जो है इस प्लांट का सीड लगा हुआ है, ये रेड कलर से मैंने बनाया। अब सीड को जर्मिनेशन करना है, अगर मान लो ये सीड यहाँ से टूट जाता है, प्लांट से सेपरेट हो जाता है, तो गिरेगा कहाँ पर, इस मार्शी एरिया में ही गिरेगा, दलदल में ही गिरेगा। और इसको पता है कि जब दलदल में गिरेगा तो वहाँ पर सीड जर्मिनेशन के फैक्टर्स कौन कौन से जो अफेक्ट करते हैं, वाटर, ऑक्सीजन की तो कमी है। अगर ये सीड यहाँ पर गिर जाएगा, ऑक्सीजन की कमी है, तो जर्मिनेशन करेगा कैसे। तो क्या करता है कि मैंग्रोव प्लांट्स का जो सीड होता है वो क्या करता है, यहाँ से इस जो पेरेंटल इसका ट्री है, पेरेंटल बॉडी है, इससे सेपरेट नहीं होता है, और पेरेंटल बॉडी पर लगा ही ये क्या करता है, जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। क्या किया कि सीड ने पेरेंटल बॉडी पर लगे ही क्या करना शुरू कर दिया, जर्मिनेट होना शुरू कर दिया, जर्मिनेशन शुरू कर दिया। और जब इस टाइप का जर्मिनेशन होता है कि प्लांट बॉडी से क्या हो रहा है, सीड सेपरेट नहीं हो रहा, प्लांट बॉडी यानी कि मदर बॉडी जो है उसी पर चिपक कर ये क्या कर रहा है, जर्मिनेशन कर रहा है सीड। तो इस टाइप के जर्मिनेशन को प्लांट्स में हम क्या बोलते हैं, विविपेरस जर्मिनेशन। एनिमल्स में भी होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, कि प्लांट में क्या करेगा, सीड सेपरेट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि नीचे आ जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मर जाएगा,
प्लांट कैसे बनाएगा? तो सीड ने यहीं पर मदर प्लांट की बॉडी पर क्या किया? जर्मिनेशन करना शुरू कर दिया। और जब इस तरह के सीड की मदर प्लांट की बॉडी पर ही जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं तो इस टाइप के जर्मिनेशन को हम बोलते हैं विविपेरस जर्मिनेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं इन सिटू जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? इन सिटू जर्मिनेशन। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? अब हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, ट्रू फ्रूट
फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, यूकार्ब बोलते हैं, और फॉल्स फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, स्यूडोकार्ब बोलते हैं। यानी कि फल भी सच्चे और झूठे हो सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पर वो वाला सच झूठ नहीं कि तूने मुझे ये नहीं बताया, तूने झूठ बोल दिया, धोखा दे दिया, वो वाला सच झूठ नहीं है। यहाँ पर ट्रू फ्रूट का मतलब क्या है, आपको पता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी किसमें, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। क्या होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर हम बात करें कि मैंगो में क्या होता है, एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है, यानी कि मोनोकार्पलरी कंडीशन होती है, और वाटरमेलन में क्या होता है, बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर पॉलीकार्पलरी या मल्टीकार्पलरी कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो आप देखिए, ये ध्यान रखना है, मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हो आप लोग, मॉर्फोलॉजी में भी काम आएगा। तो मैंगो और वाटरमेलन को मैं क्या बोल रही हूँ, ट्रू फ्रूट बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकी जो होती है ये ओवेरी, आपको पता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी क्या करेगी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी क्या होती है, फ्रूट में चेंज हो जाती है, और ओव्यूल क्या होता है, सीड में चेंज हो जाता है। क्या होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, ओव्यूल किसका फॉर्मेशन करता है, सीड का फॉर्मेशन करता है। तो जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैंगो और वाटरमेलन कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी क्या करेगी, फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। यानी कि ऐसा फ्रूट जिसको बनाने के लिए किसका कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ ओवेरी का कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ ओवेरी इन्वॉल्व है अगर फ्रूट का फॉर्मेशन करने में, तो इस टाइप के फ्रूट को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के फ्रूट को हम बोलेंगे ट्रू फ्रूट्स। क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट्स बोलेंगे। यहाँ पर देखिए वाटरमेलन में भी क्या होता है कि भैया ओवेरी जो है, अब आपको पता है ये ओवेरी है, क्या है ये, हमारी ओवेरी है। तो ओवेरी क्या कर रही है, फ्रूट बनाने का काम कर रही है। क्या कर रही है, ओवेरी फ्रूट बना रही है। इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, ट्रू फ्रूट है। क्या है, ट्रू फ्रूट है। तो मैंगो वाटरमेलन वगैरह किस कैटेगरी में आते हैं, ट्रू फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं, कि यहाँ पे ओवेरी के अलावा कोई और पार्ट फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रहा है, सिर्फ ओवेरी जो है, मतलब फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प से मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ओवेरी इन्वॉल्व है फ्रूट को बनाने के लिए। तो इस टाइप के फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट बोलेंगे। और ट्रू फ्रूट की वजह से इसको एक और शब्द यूज किया जाता है, आपको पता है कार्प जहाँ पे भी आ जाएगा फ्रूट से रिलेटेड है, और यू का मतलब होता है ट्रू, तो यू कार्प मतलब ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, अब फॉल्स फ्रूट की बात करते हैं। क्या होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स में बात करूं कि पियर और एप्पल, पियर और एप्पल में क्या होता है कि ओवेरी तो प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पर ओवेरी, आपको पता है कि नीचे की तरफ फ्लावर में क्या प्रेजेंट होता है, थैलेमस वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। तो कि ओवेरी तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेकिन इसका थैलेमस वाला जो पार्ट है वो क्या करता है, ज्यादा ग्रो कर जाता है, ऊपर की तरफ ग्रो कर जाता है, और ओवेरी को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। क्या कर लेगा, ओवेरी को कवर कर लेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉल्स फ्रूट का मतलब है, स्यूडो कार्प फ्रूट का मतलब है कि सिर्फ ओवेरी से फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। यहाँ पर जो हम खाते हैं एप्पल और पियर में, जो हम एडिबल पार्ट खा रहे हैं, जो फ्रूट हम खा रहे हैं, वो किसको खा रहे हैं, हम ओवेरी को नहीं खा रहे हैं, हम थैलेमस खा रहे हैं। एप्पल और पियर के केस में हम क्या खा रहे हैं, थैलेमस वाले पार्ट को खा रहे हैं। फ्लावर के कौन से पार्ट को खा रहे हैं, हम थैलेमस वाले पार्ट को खा रहे हैं, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या कर रहा है, फ्रूट का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कि एप्पल और पियर में हम ओवेरी से फ्रूट बना हुआ नहीं है, किससे बना है, फ्रूट थैलेमस से, क्योंकि ये थैलेमस ऊपर बढ़ता चला गया, इसने ग्रोथ कर ली और यहाँ पे ओवेरी को कंप्लीटली ढक दिया, और क्या हुआ, इस तरह से फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ। यानी कि जहां पर ओवेरी के अलावा किसी और पार्ट से, क्या बोला मैंने, कि ओवेरी के अलावा कोई और पार्ट क्या होगा, फ्रूट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। तो इस टाइप के फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो पियर और एप्पल में आप क्या खा रहे हो, थैलेमस वाला पार्ट खा रहे हो। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल भी हैं फॉल्स फ्रूट के, जैसे कि हमारा कैश्यू है एंड लीची हो गया। लेकिन लीची भी, कैश्यू एंड लीची भी क्या है, फॉल्स फ्रूट है। लेकिन कैश्यू एंड लीची में ये थैलेमस वाली कंडीशन नहीं है। क्या है, थैलेमस वाली कंडीशन नहीं है। लीची में तो आपको पता है एक एक्स्ट्रा थर्ड इंटेगुमेंट डेवलप हो जाता है, वो एरिल पार्ट होता है, तो उसी को खाया जाता है। ठीक है, तो कैश्यू और लीची भी क्या होता है, फॉल्स फ्रूट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवेरी से फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट के बारे में। फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट।
देखिए फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट क्या होते हैं कि फ्लैशी फ्रूट वो फ्रूट होते हैं, आपको पता है फ्रूट पर ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और ओवेरी की वॉल क्या बनाती है, फ्रूट वॉल बनाती है। ओवेरी की वॉल यानी कि फ्रूट वॉल बनाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उस फ्रूट वॉल को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पेरिकार्प बोलते हैं। तो ऐसे फ्रूट जिसमें आपकी पेरिकार्प यानी कि फ्रूट वॉल 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, यानी कि जिनमें क्या ऐसे फ्रूट जिनमें फ्रूट वॉल 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, तो इस तरह के फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लैशी फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैशी फ्रूट बोलते हैं। जैसे कि मैंगो में जो आउटर मोस्ट आपको येलो या ग्रीन कलर की लेयर दिखाई देती है, जो उसका छिलका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकार्प। जो आप गुदा खाते हो वो क्या है, हमारा मेसोकार्प। और अंदर की तरफ जो गुठली है, उस गुठली के बाहर का तरफ जो एनवायरनमेंट होता है, मतलब बाहर की जो लेयर होती है गुठली के बाहर, उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। तो यानी कि फ्लैशी फ्रूट में पेरिकार्प को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसे फ्रूट को हम फ्लैशी फ्रूट बोलते हैं। बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की, जैसे कि मटर की फली हो गई, किसकी, मटर की फली हो गई, मूंगफली की फली हो गई। तो इसमें क्या होता है कि इनकी जो फ्रूट वॉल होती है, क्या होती है, फ्रूट वॉल होती है, उसको आप एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं कि इनकी फ्रूट वॉल को हम एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प में डिवाइड नहीं कर सकते। वहां पर फ्रूट वॉल होती है लेकिन इन तीनों पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इस टाइप के फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट बोलते हैं। यानी कि फ्रूट वॉल के बिहाफ पर है ये जो क्लासिफिकेशन है कि फ्लैशी फ्रूट कि पेरिकार्प होगा 3 पार्ट्स में डिवाइड तो फ्लैशी फ्रूट, पेरिकार्प 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा तो ड्राई फ्रूट्स। क्या होगा, ड्राई फ्रूट्स। अब मूंगफली की फली में तुम कहाँ से मेसोकार्प, एंडोकार्प और एपिकार्प बताने बैठोगे भाई। तो इस टाइप के फ्रूट को हम पॉड फ्रूट बोलते हैं। और क्या होता है कि मूंगफली या मटर की फली जो है, इन सब में हम फ्रूट वॉल को 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इन फ्रूट्स को हम बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ये मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन और पूरा फोकस यहीं पर होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन क्या है कि मान लो मेरा क्वेश्चन है कि इफ कि फीमेल पार्ट का फीमेल गैमेट का प्लॉइडी लेवल है 6 एंड फीमेल का प्लॉइडी लेवल है 6 एंड मेल का प्लॉइडी लेवल मैं बता रही हूँ 4n। तो इनका क्रॉस करवाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। What will with the ploidy level of embryo, endosperm and seed coat। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इफ
a female part is hexagonal and male part is tetragonal, then what will be the ploidy level of embryo, endosperm and seed coat? ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है कि if a female plant ploidy level is hexagonal and male plant ploidy level is tetragonal, then what will be the ploidy of embryo, एंडोस्पर्म एंड सीड कोट? आपको प्लॉइडी लेवल बताना है सीड कोट का, एम्ब्रियो का और एंडोस्पर्म का। बोल क्या रहे हैं कि फीमेल पार्ट का प्लॉइडी लेवल क्या है 6n है एंड मेल पार्ट का प्लॉइडी लेवल क्या है हमारा 4n है। क्या होता है 4n होता है। तो सोचिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मतलब बच्चों? सॉल्व कर सकते हैं। दिमाग लगाइए, जरूरी नहीं है कि हमें ये तो पता है। क्या पता है हमें कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट बॉडी होती है, एंजियोस्पर्म प्लांट बॉडी जो होती है उसका प्लॉइडी लेवल क्या होता है? डिप्लॉइड होती है। क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। यानी कि वहां पर मेल प्लांट का प्लॉइडी लेवल भी क्या है? डिप्लॉइड। और फीमेल प्लांट का प्लॉइडी लेवल भी क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। तो इधर देखिए एम्ब्रियो का प्लॉइडी लेवल पूछा है सबसे पहले। एम्ब्रियो कब बनेगा? जब जाइगोट बनेगा। और जाइगोट कब बनेगा? जब एग सेल जो है एक फीमेल गैमेट से मेल गैमेट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। यानी कि यहाँ मैंने प्लांट की बात की है कि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे गैमेट्स बनाते हैं। मेल गैमेट बने हैं 2n से, 2 मेल गैमेट बनाए हमने यहाँ पर। ये क्या है? हमारे मेल गैमेट्स हैं। क्या है? मेल गैमेट है। इधर फीमेल गैमेट भी बनाते हैं हम। ये हमारा फीमेल गैमेट बन गया। ये भी क्या है? हमारा गैमेट है। अब आपको पता है कि सबसे पहले क्या होगा कि मेल गैमेट किसके साथ में? एग सेल के साथ में या फिर फीमेल गैमेट के साथ में क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और यही जाइगोट आगे जाके किसमें? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा। जाइगोट से ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है। तो मेल गैमेट क्या होगा? n। इसके अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी जब डिप्लॉइड होती है तो एग सेल कितनी होगी? n। बनने वाला जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉइड। और एम्ब्रियो का प्लॉइडी लेवल क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे क्या होता है कि एक मेल गैमेट जो है, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो एक मेल गैमेट जिसका प्लॉइडी लेवल है n, ये क्या करता है कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस? सेंट्रल सेल में। एम्ब्रियो सेल के अंदर जो सेंट्रल सेल है वहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो या तो उनसे या फिर जब आपस में पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं और उसका प्लॉइडी लेवल हमने क्या पढ़ा है? डिप्लॉइड होता है। तो जब एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा तो किसका फॉर्मेशन होता है? PEN का फॉर्मेशन होता है इन PEC। और इसका प्लॉइडी लेवल क्या होता है? ट्रिप्लॉइड। और यही जाके किसका फॉर्मेशन करता है? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, जिसका प्लॉइडी लेवल भी क्या होगा? ट्रिप्लॉइड होगा। ये होता है, ये कंडीशन कब होती है? जब हमारी एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी क्या होगी? डिप्लॉइड होगी, तब ये कंडीशन होगी। लेकिन यहाँ पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी, मेल प्लांट बॉडी का प्लॉइडी लेवल अलग है, फीमेल प्लांट बॉडी का प्लॉइडी लेवल अलग है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? सवाल का जवाब देना है। क्या करना है? सवाल का जवाब देना है। तो मैं इसको पहले शिफ्ट करती हूँ और फिर मैं आपको सिखाती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप आंसर कैसे करेंगे। चलिए, इधर आइए। सबसे पहले क्या करते हैं? हम गैमेट बनाते हैं। ये क्या है? हमारे फीमेल गैमेट। तो 6n हेक्सागोनल क्या है? प्लॉइडी लेवल। तो हमारा फीमेल गैमेट क्या बनेगा? 3n। ठीक है। मेल गैमेट बनाइए। 4n से मेल गैमेट क्या बने? 2n और 2n। अब हमें क्या करना है? एम्ब्रियो बनाना है। क्या करना है बच्चों? एम्ब्रियो बनाना है। सबसे पहले एम्ब्रियो का प्लॉइडी लेवल पता करना है। तो एम्ब्रियो कब बना? कि जब मेल गैमेट एग सेल के साथ में फीमेल गैमेट के साथ में फर्टिलाइज हुआ तो मेल गैमेट का प्लॉइडी लेवल क्या है? डिप्लॉइड। फीमेल गैमेट का प्लॉइडी लेवल क्या है? ट्रिप्लॉइड। आपस में क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ।
तो लास्ट में हमें जो मिला वो क्या है, बना क्या 5n, यानी कि एम्ब्रियो का प्लॉइडी लेवल क्या होगा 5n। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें गैमेट का फॉर्मेशन करना है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में, तो मेल गैमेट 2n फीमेल गैमेट 3n आपस में फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बन गया, और जाइगोट का जो प्लॉइडी लेवल होगा उसी से आगे एम्ब्रियो बन जाएगा। तो एम्ब्रियो का प्लॉइडी लेवल कितना आया 5n। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा है हमारा एंडोस्पर्म। क्या है बच्चों, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में क्या हुआ था, मेल गैमेट था एक 2n, राइट। ये किसके साथ में फ्यूज होगा कि मेल गैमेट हमारा फर्टिलाइज करेगा किसके साथ में, फीमेल गैमेट के साथ में। ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ करेगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेल गैमेट किसके साथ फर्टिलाइज हो रहा था कि एम्ब्रियो सेक में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे उनके साथ में फर्टिलाइज हो रहा था। तो जो एग सेल का प्लॉइडी था वही क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई का होता है। वही पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके क्या कर रहे थे, सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहे थे। तुम सेकेंडरी न्यूक्लियस में मत बनाओ, तुम बोलो कि एक पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे तो दोनों का प्लॉइडी लेवल क्या था 3n एंड 3n आपस में ये फर्टिलाइज करेंगे। जब ट्रिपल फ्यूजन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्लॉइडी लेवल होगा बच्चों 7n। आया समझ में। अब बात आती है सबसे लास्ट में सीड कोट की। किसकी, कि सीड कोट का प्लॉइडी लेवल क्या है। सबसे पहले तो सीड कोट का फॉर्मेशन कब होता है, सीड कोट कब बनता है, ओव्यूल के बाहर आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं। और यही आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट जब ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में बदल जाएगा, ओवेरी फ्रूट में बदल जाएगी, तो ओव्यूल जब सीड बनाता है तब वही इंटेग्यूमेंट क्या करते हैं, सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। और सीड आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट का प्लॉइडी लेवल क्या होता था, जब डिप्लॉइड होती थी हमारी एंजियोस्पर्मिक बॉडी, तो आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट का प्लॉइडी लेवल भी क्या होता था, डिप्लॉइड होता था। यानी कि जो माँ का प्लॉइडी लेवल था वही क्या था, हमारे इंटेग्यूमेंट्स का प्लॉइडी लेवल था, और जो इंटेग्यूमेंट्स का प्लॉइडी लेवल था वही सीड कोट का प्लॉइडी लेवल था। तो यहाँ पर माँ का प्लॉइडी लेवल क्या है 6n है, तो यहाँ पर सीड कोट का प्लॉइडी लेवल भी क्या होगा हमारा 6n। यानी कि जैसी माँ वैसा सीड कोट। आया समझ में, ये ध्यान रखना है सीड कोट के लिए, क्योंकि बाकी तो तुम अपना दिमाग लगा लोगे लेकिन यहाँ पर उलझ जाओगे। क्या करोगे, यहाँ पर उलझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या कर रही हूँ, इसमें क्या किया है भाई मैंने, फीमेल 6n है। इस बार मैं कर रही हूँ, क्वेश्चन दे रही हूँ और तुम्हें फीमेल दे रही हूँ 4n। फीमेल कैसी है, टेट्राप्लॉइडी है। क्या है, टेट्रागोनल है फीमेल का प्लॉइडी लेवल, और मेल प्लांट का प्लॉइडी लेवल क्या है, हेक्सागोनल है। आपस में क्या करवाओ, फर्टिलाइजेशन करवाओ, और अगेन क्या बताना है आपको, एम्ब्रियो का प्लॉइडी लेवल एंड एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल, और किसका प्लॉइडी लेवल, सीड कोट का प्लॉइडी लेवल बताना है। तो अभी क्वेश्चन करवाया है, तो इसके बाद में मुझे लगता है कि ये आंसर ना 30 सेकंड्स में आ जाने चाहिए थे। सिंपल सी बात है, क्या करना है, गैमेट्स बनाओ 2n, इधर गैमेट बनाया 3n, यही हुआ 2n + 3n क्या हुआ, एम्ब्रियो का प्लॉइडी लेवल 5n हो गया। एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल कब बनेगा, सिंपल सी बात है, (2n + 2n। फीमेल गैमेट्स का प्लॉइडी लेवल 2n, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, और इनका एक मेल गैमेट के साथ में क्या करेंगे, ये फ्यूज करेंगे 3n। तो एंडोस्पर्म का कितना हो गया, 2 + 2 4 एंड 3 7n। अगेन फीमेल गैमेटोफाइट है ना, सॉरी फीमेल गैमेट्स हैं 4n, तो 2n और 2n, ओके गुड, और इसका 3n। आगे देखिए सीड कोट, जैसी माँ वैसा सीड कोट, तो सीड कोट का प्लॉइडी लेवल क्या होगा, 4n होगा। क्या होगा बच्चों, 4n होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम में घबराना नहीं है, बहुत इजीली तरीके से आंसर देना है। अब क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी करवाया हुआ है, फिर भी मैं एक बार और करवा देती हूँ। हाउ मैनी meiotic division are required for the formation of 200 male gamete। कितने मियोसिस होंगे जब जाके 200 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा? तो देखिए आंसर क्या है। आंसर मुझे तो डायरेक्ट पता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। आपको पता है कि पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट करता है, क्या होता है कि पोलन ग्रेन जब मैच्योर होता है तो एक पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं कि एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। एक पोलन ग्रेन है, क्या है ये? एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि 200 मेल गैमेट की रिक्वायरमेंट है, तो 200 मेल गैमेट के लिए कितने पोलन ग्रेन चाहिए हमें? 100 पोलन ग्रेन चाहिए। 100 पोलन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट होगी तब जाके 200 मेल गैमेट बनेंगे, ठीक है। 100 पोलन ग्रेन से क्या होगा? 200 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो एक पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होगा? एक पोलन ग्रेन बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? एक पीएमसी, पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसमें क्या होगा कि एक बार क्या होगा? मियोसिस होगा, तब जाके पोलन ग्रेन बनता है। एक पोलन ग्रेन कब बनता है कि एक पीएमसी में क्या होगा? एक बार मियोसिस होगा, तब जाके हमारे कितने? 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। तो टोटल आंसर क्या होगा कि भैया 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए क्या चाहिए? 25 पीएमसी चाहिए। क्या चाहिए? 25 पीएमसी। और उसमें कितनी बार? 25 बार क्या होगा? मियोसिस होगा। तो हमारे कितने? 100 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो टोटल आंसर क्या है कि आंसर है 25 मियोसिस। 25 बार मियोसिस होगा एक पोलन ग्रेन मदर सेल में, सॉरी एक पोलन मदर सेल में या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा? एक बार मियोसिस होने से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। तो 25 बार मियोसिस होगा, तब जाके 25 पोलन मदर सेल में 25 बार मियोसिस होगा, तो 100 पोलन ग्रेन बनेंगे। और 100 पोलन ग्रेन से क्या होगा? 200 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा बच्चों? 200 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर, ये चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था क्लास 12th का, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने बहुत डिटेल के साथ में विद क्वेश्चन की किस तरह से क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, और क्वेश्चंस का लेवल में मैंने आपको बताया है। सारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस थे वो भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जो एक सरप्राइज है आपके लिए कि हम कौन सा चैप्टर नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।